के कर कमलों से 23 अक्टूबर 2020 में 3,317 अध्यापकों को हम लोग ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। उसी के द्वितीय चरण में हम लोग आज 298 प्रवक्ता और 138 सहायक अध्यापकों का नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसमें से ये भी खुशी की बात है कि एक तो हम लोग पदस्थापन बिना मानवीय हस्तक्षेप के कर रहे हैं, यहाँ तक कि विभाग के किसी भी अधिकारी को ये नहीं मालूम कि कहाँ पे जा रहा है। द्वितीय बात ये है सर कि हम लोग के जो रिक्तियाँ हैं जिसमें 2014-15 के भी अध्याचन उसके सापेक्ष आज 298 प्रवक्ताओं को हम लोग पदस्थापन कर रहे हैं। यानी ये कार्यक्रम हम लोग ने ऑलमोस्ट 5-6 साल बाद पूर्ण किया है। इस संबंध में सर आपका एक बार पुनः स्वागत करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वह अपना संबोधन। माननीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित सभी महानुभाव, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए ये विशेष अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार कई बार से जो अभ्यर्थियों का चयन है तो पारदर्शितापूर्ण करने में सफल रहे हैं। एक पारदर्शी चयन, साक्षात्कार को समाप्त करना और अभ्यर्थी को ये महसूस होना कि बगैर किसी शोर सिफारिश के केवल अपनी योग्यता के अनुसार उसका चयन संभव है, इस सरकार में ये कर दिखाने का काम विभाग ने किया है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि आपके सबल नेतृत्व में 3.5 लाख से ऊपर जहाँ नियुक्तियाँ हो चुकी थी, वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगातार पदस्थापन का कार्य जारी है और 3,317 नियुक्तियों को जहाँ हमने पहले किया है वहीं 436 नियुक्तियों को हम लेकर आ रहे हैं। हमारे विभाग के द्वारा ऑनलाइन संबद्धता का काम, ऑनलाइन जो हमारे सर्टिफिकेट हैं उनको मिलने का काम, ऑनलाइन रिजल्ट और सारी चीज़ों की व्यवस्था को, चाहे वो प्रवेश हो उसको आधार से जोड़ने का काम, न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसको हर चीज़ में एडॉप्ट करने का काम माध्यमिक शिक्षा विभाग ने किया है। और माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा पठन पाठन में भी ऑनलाइन व्यवस्था को हमने स्वीकारा है। ज्ञान गंगा, ई ज्ञान गंगा के माध्यम से, स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग की सुविधा प्रदान करी है। आज हमें इस बात की खुशी है कि कोरोना के संक्रमण काल के बावजूद आज हमारा केंद्र का निर्धारण हो, पंजीकरण हो, मान्यता हो, डुप्लीकेट अंक पत्र हो या प्रमाण पत्र हो, इन सब को हम जारी करने में किसी प्रकार की बाधा महसूस नहीं कर रहे हैं और हमारा सत्र का नियमितीकरण भी प्रभावित नहीं हुआ है। समय से परीक्षा कराने का संकल्प लेकर हम चले हैं और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तमाम अपने परिवर्तन किए हैं, चाहे शुल्क नियंत्रण अधिनियम का हो, चाहे शैक्षिक अभिकरण बनाने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा माननीय मंत्रिमंडल से इसको केवल पास होना बाकी रह गया है। तमाम चीज़ों में, चाहे वो अध्यापक पुरस्कार की राशि को बढ़ाने की बात रही हो या सेवानिवृत्त अध्यापकों को पूल में नियुक्ति करने का मामला रहा हो, हमने प्रत्येक जगह पर पारदर्शी व्यवस्थाओं को शामिल किया है और इस बात की हमारी पूरी व्यवस्था रही है कि जो भी हमारी नियुक्तियां हों उन नियुक्तियों में व्यक्ति की अभिरुचि कि वो कहाँ पर जाना चाहते हैं, उनकी जो चॉइस है उसको भी हम शामिल कर सकें। ऑनलाइन जो हम पदस्थापन की व्यवस्था हमने NIC के माध्यम से की है, उसमें विकल्प के तौर पर जो हमारे अभ्यर्थीगण हैं उनके पास ये विकल्प है कि वो अपने स्थान को, अपने मनचाहे स्थान का चयन वो कर सकते हैं ऑप्शन के रूप में और उसके अनुसार हमारी ये नियुक्तियाँ की सूचना उनको तत्काल प्राप्त होगी और बगैर किसी मानवीय हस्तक्षेप के वो चले जाएंगे। ये अलग विषय है कि हमने आकांक्षी जनपदों को प्राथमिकता दी है और साथ में जो ऐसे लोग हैं जो विकलांग हैं, जिनके बच्चे विकलांग हैं या सेना के जवान हैं, उनके परिजन हैं या किसी प्रकार के अन्य आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, उनका हमने इसमें समावेश करते हुए ये सुविधा दी है कि हमारे जो अभ्यर्थीगण हैं उनको बगैर कष्ट के
उनका पदस्थापन संभव हो सके। मैं फिर से पुनः बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके सबल नेतृत्व में सब संभव हो पाया है कि विभिन्न विभागों में आज पारदर्शी व्यवस्था है, चाहे वो स्थानांतरण की हो, चाहे वो नियुक्ति की हो और चाहे नियुक्ति के बाद पदस्थापन की हो। कि लोग घूमते रहते थे सालों और उनको पदस्थापन की व्यवस्था नहीं होती थी। आज जहाँ नियुक्ति होगी उसी क्षण उनके उसके बाद जो उनकी चॉइस आएगी और उनके मनचाही जगह की जो उनकी औपचारिकताएं हैं उसको पूर्ण करने के बाद ऑनलाइन पदस्थापन की व्यवस्था भी हमने करी है। मैं फिर से सबका आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं उन अभ्यर्थियों को जिनका चयन आज हुआ है, आज जिनको नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। आप सबको इस आशा के साथ कि हमारा माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है इसकी परीक्षाएं सन्निकट हैं, कुछ माह के अंतराल में परीक्षाएं, नकल विहीन परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सकें, इसमें सबका महती योगदान होगा। हम अपने नए अध्यापकों का प्रशिक्षण का कार्य भी साथ साथ जारी रखे हैं। आपकी नियुक्ति होगी, आपका प्रशिक्षण भी होगा और प्रशिक्षण के साथ साथ आप परीक्षाओं में भी एक पारदर्शी व्यवस्था को करने में आप संलग्न अपने आप को पाएंगे। ऐसी सब शुभेच्छाओं के साथ मैं आप सबको नए आपकी जो पारी है जीवन के जिसमें आपने चयन किया शिक्षक होने का, उसकी शुभकामनाएं आपको देता हूँ। सर, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, अभी जो नवनियुक्त शिक्षक होंगे उनका हम लोग एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम रख रहे हैं। प्रथम बार माध्यमिक शिक्षा विभाग में ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा गया है सर। 3 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम है, उसके बाद 15 दिन का हम लोग विस्तृत प्रशिक्षण करा रहे हैं। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी से किस प्रकार से और क्लासेस करनी है, एनसीईआरटी का सिलेबस कैसे लेना है, उसका भी कराएंगे प्रशिक्षण। सर, आपसे अनुरोध है कि अब जो ऑनलाइन नियुक्ति पत्र वितरण लिंक है उसका शुभारंभ आपके कर्तव्यों से सर कृपा करें। उसके उपरांत सर नियुक्ति पत्र सभी अभ्यर्थी अपने आप डाउनलोड कर ले पाएंगे और कुछ जनपदों में हम लोग आपसे संवाद। गुलाब देवी जी इधर आ जाइए। सर्वप्रथम हम लोग जनपद चित्रकूट से ज्वाइन करेंगे। चित्रकूट सुश्री मनीषा देवी, पुत्री श्री राजा प्रसाद, ग्राम व पोस्ट पौड़ी, जनपद चित्रकूट सर। इनका चयन सर प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के पद पे हुआ है। इनके पिता अस्वस्थ रहते हैं, भाई के पास एक पान की दुकान है सर। मनीषा देवी जी, आपको चयन के लिए बहुत बहुत बधाई। हाँ नमस्ते। आपको जो है आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के प्रवक्ता के रूप में आपका चयन हुआ है और आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। जानकारी है ना आपको? कहाँ, कौन सा स्कूल आपको मिला है? ये जनपद से इनको उपलब्ध होगा विद्यालय। तो विद्यालय का चयन आपके लिए जब होगा तो उस विद्यालय में जाकर के नियमित रूप से वहां के बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगी आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या? इससे पहले क्या करती थी आप? हैं? एक कनेक्टिविटी की इतनी प्रॉब्लम क्यों है वहां पे?
नहीं, आपकी आवाज़ तो ठीक आ रही है। थोड़ा और करीब कर लो माइक को, थोड़ा। एक शिक्षक की आवाज़ इतनी दबी भी नहीं होनी चाहिए कि वह जो है आवाज़ बच्चों के शोरगुल में दब जाए। आप ये बताइए, इससे पहले क्या करती थी? पढ़ाई कर रही थी आप? पढ़ाई में क्या किया है आपने? कहाँ से आपने पीजी किया है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। कब किया था? 2010 में। 2010 से आप क्या कर रही थी पिछले 10 वर्षों के दौरान? ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, लगातार हर व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि वह अपने को, अपने जिस विषय को लेकर के उसने डिग्री प्राप्त की है उस विषय में तो ज्ञान अर्जन करे ही, लेकिन उससे अपने इर्द गिर्द अन्य विषयों में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अब आप एक अध्यापक के रूप में, उसमें भी एक प्रवक्ता के रूप में ये नियुक्ति पत्र आज आपको प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ा दायित्व आपको प्राप्त हो रहा है, इसलिए अब इस दायित्व का आपको बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन करके अपने आप को साबित करना है। कर पाएंगी ना? चलिए, बधाई आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। नमस्ते। सर, हम लोग ने 298 प्रवक्ताओं का चयन किया है 18 विषयों में। इसमें सर आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इसमें 189 महिलाएं हैं और 109 पुरुष हैं। अब सर हम लोग जनपद महाराजगंज को कनेक्ट करेंगे। जनपद महाराजगंज। नमस्कार सर, हमारे साथ प्रियंका सिंह जी हैं, वो आपसे बात करेंगे। श्रीमती प्रियंका सिंह सर, पत्नी श्री आदित्यनाथ सिंह, ग्राम व पोस्ट बरवा राजा, नदुआ बाजार, जनपद महाराजगंज का है। उनका चयन प्रवक्ता इतिहास के पद पर हुआ है। क्यों प्रियंका सिंह जी, आपका चयन इतिहास के प्रवक्ता के रूप में हुआ है? जानकारी है ना आपको? आपको जानकारी है आपको ना? तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, एक लेक्चरर के रूप में अब आपको कार्य करना है। कार्य कर पाएंगी? जी सर, मैं 100% दूंगी। इससे पहले आप जो है क्या करते थे? सर, मैं हाउसवाइफ थी। अच्छा, घर ही में रह के काम करती थी? जी सर, मैं घर से अपनी पूरी पढ़ाई की हूँ। आपने जो है कभी कोई पढ़ाने का अभ्यास किया भी है? नो सर। तो फिर कैसे आप पढ़ा पाएंगे विद्यालय में जाकर के, अगर अचानक विद्यालय में जा रही हैं तो? जी सर, मैं पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगी। देखिए, एक लेक्चरर के रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जिन बच्चों को आपको पढ़ाना होता है वे सभी बच्चे ऐसे होते हैं, वे सब टीनेजर्स हैं, यानी सब 12 से लेके 18 साल तक के बच्चे होंगे। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जब आप जाएंगे तो एक आत्मविश्वास से भरपूर आपको स्वयं अपने को साबित करना पड़ेगा। दूसरा, वहाँ पर अपने विषय की पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। जिस विषय पे आपको बच्चों को पढ़ाना होगा उस विषय की तो जानकारी होनी ही चाहिए, लेकिन अगर उस पूरे सब्जेक्ट के बारे में, यानी जिस केवल यानी लेसन के बारे में नहीं, पूरे सब्जेक्ट के बारे में ही पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, और इसके लिए अपने आप को तैयार करना ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। जी सर, मैं तैयार करूंगी सर। दूसरा ये है कि जिले में कोई भी विद्यालय आपको मिलेगा तो वहाँ चली जाएंगी कि फिर सिफारिश लेकर के आप लोग इधर उधर का चक्कर लगाएंगे कि नहीं साहब गांव के घर नज़दीक किसी विद्यालय में मेरी नियुक्ति करवाइए? नहीं सर, जहाँ भी मिला है वहाँ पे अपना वहीं पे मैं कार्य करूंगी। कार्य कर पाएंगी ना? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? सर, हमारे 3 भसुर हैं। हाँ। हमारे ससुर हैं, सब लोग हैं, सब लोग बहुत खुश हैं सर।
ठीक है, बहुत सुंदर। मेहनत से कार्य करिए, अपने आप को साबित करिए। देखिए, एक महिला के लिए तो शिक्षक की नौकरी बहुत सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से वह अपने परिवार को तो बनाई देती है, लेकिन साथ साथ वह पूरे समाज के निर्माण में भी अपना हाथ बटा करके सहयोगी बन सकती है, बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू सर। सर हमारे नेक्स्ट हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं जनपद मैनपुरी में सर श्रीमती रोली झा, पत्नी श्री मयंक शर्मा से सर आपका संवाद कराया जाएगा सर। इसमें श्रीमती झा जो है उनका चयन हुआ है सहायक अध्यापक कला के पद पर हुआ है सर। जो हम लोग का सर अध्याचन गया था 2018 में लोक सेवा आयोग के पास, उसमें कला का नहीं हो पाया था, बाद में रिजल्ट आया था, इसलिए पिछली बार नहीं कर पाए थे सर। अभी भी कुछ 3 विषय हैं जिनका रिजल्ट अभी अनाउंस होगा सर। श्रीमती झा रोहिकन विश्वविद्यालय से कला विषय में मास्टर ऑफ आर्ट्स उन्होंने किया है और अपने विषय की टॉपर रही हैं। मैनपुरी। प्रणाम सर। हाँ, नमस्ते। रोली जी, कैसी हैं आप? महाराज जी अच्छी हूँ, आप सही हो? बिल्कुल ठीक हैं, इसीलिए तो आपसे संवाद बना पा रहे हैं। जी जी आपका चयन सहायक अध्यापक के रूप में हुआ है, जी कैसा लग रहा है आपको? सर, बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे बात हो रही है, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। आपके परिवार के लोग खुश हैं कि नहीं हैं? सर, दोनों लोग खुश हैं, यहाँ के भी और मैं पहले मरीज में थी। हाँ, शालीमार आपको तो दोनों तरफ के लोग खुश हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। एक तो आपके परिवार के सदस्यों को, आपके मायके वालों को भी और ससुराल वालों को भी, दोनों को एक तो बधाई। देखिए, आपका चयन अगर पहले हो जाता ना तो कम से कम दहेज में कम पैसा देना पड़ता है। नहीं सर, दहेज नहीं लिया है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तब तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने आपका चयन करके अच्छा काम किया है। जी जी तो एक तो ये अच्छी परंपरा आपने डाली आपके पति ने कि दहेज नहीं लेंगे और दहेज देंगे भी नहीं। एक तो बहुत अच्छा काम ये है। दूसरा ये है कि कला के शिक्षक के रूप में आपका चयन हुआ है। काफी दिनों से मामला लंबित भी पड़ा हुआ था। जी हाँ, काफी टाइम से लंबा पड़ा हुआ है। आपने कला से कहाँ से आपने शिक्षा ली है अपनी? सर, मैंने ये बरेली कॉलेज से शिक्षा ली है। मैंने पहले बीए करा 2009 में, फिर 2011 में वहीं से मास्टर की डिग्री ली और उसमें मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था ठीक है, बहुत सुंदर। और उसके बाद टेट किया। अब जिस विद्यालय में आपकी नियुक्ति होगी वहां पर पढ़ाने का कार्य करेंगी? जी सर, बहुत मनमानी करें। ऐसा तो नहीं कि फिर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, फिर नज़दीक के विद्यालय में जाने को लेकर के आप जो है, हमारे मंत्री वहाँ पे अग्निहोत्री जी बैठे हुए हैं, इनके साथ जो है फिर जाने लग जाएंगे और उनसे कहेंगे कि साहब मेरा ट्रांसफ़र घर के नज़दीक करवाइए? नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, चयन की प्रक्रिया के साथ जो ये पारदर्शी व्यवस्था बन रही है, आपने देखा होगा कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति को सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी, न सिफारिश की आवश्यकता पड़ी है, न कहीं लेन देन की आवश्यकता पड़ी है। और ये इसलिए क्योंकि अच्छे लोगों को जब आप लोग चुनते हैं तो वे अच्छे लोग सरकार के साथ मिलकर के एक अच्छी और पारदर्शी व्यवस्था बनाने में अपना योगदान देते हैं। और यही कारण है कि पेपर कहाँ सेट हो रहा है, कहाँ पर पेपर को, कौन सा पेपर का कौन सा ग्रुप कहाँ पे जाना है, ये कोई जानकारी न मुख्यमंत्री को होती है, न मंत्री को होती है, न विभागीय प्रसचिव को होती है, न किसी डायरेक्टर को होती है, न किसी भी अधिकारी को नहीं होती है। सर, मेरा पेपर गाजीपुर में हुआ था, बरेली से गई थी, तो बहुत दूर था। वही कह रहे हैं ना, देखिए पूरी हर एक चीज को गोपनीय रखा जाता है और ये पारदर्शी व्यवस्था योग्य छात्रों के लिए जहां महत्वपूर्ण है, हितकर है, वहीं प्रदेश में अच्छे और प्रतिभाशाली लोग हमें चयन करके नौकरी में मिलते हैं। तो शासन की एक ही अपेक्षा होती है कि वे लोग पूरी योग्यता और पूरी क्षमता के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें
आप लोग जब मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये भी प्रदेश के विकास में आपका योगदान है। विकास का मतलब केवल सड़क, बिजली, पानी नहीं होता है। अपनी अपनी ड्यूटी को कर्तव्यों के साथ ईमानदारी से निर्वहन करना, ये भी विकास में सहभागी बनना है और उस विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का एक हिस्सा समाज का हर व्यक्ति बन सकता है। और इस दृष्टि से आज आपके चयन के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति। धन्यवाद। सर, अब हम लोग कनेक्ट करेंगे वाराणसी में, जहाँ पर श्रीमती अर्चना पांडे, पत्नी डॉक्टर सचिन तिवारी, BHU वाराणसी में निवास करती हैं। इनका प्रवक्ता चयन हुआ इनका प्रवक्ता संस्कृत के पद पर, और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संगोष्ठी और कार्यशालाओं में भी प्रतिभाग किया है। वाराणसी, डॉक्टर अपर्णा पांडे। भवत्या किम नाम? मम नाम अपर्णा पांडेय। सुंदरम, अति सुंदरम। आप बताइए अपर्णा जी, आपका चयन हुआ है संस्कृत प्रवक्ता के रूप में। आपके परिवार के सदस्य कैसा अनुभव कर रहे हैं? सर, हमारे परिवार के सदस्य बहुत ही सुख का क्षण है यह हमारे परिवार के लिए सर, जो हमारे पिताजी की संस्कृत हमको जो प्राप्त हुई है, वो विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। और हमारे माता जी भी अध्यापिका है, हमारे पति भी जो है वो अध्यापक है। आज हमारे लिए बहुत गौरव का दिन हो रहा है कि हम यहाँ उपस्थित आपके समक्ष वार्ता कर रहे हैं। और प्रवक्ता के रूप में हुआ है, आप सीधे लेक्चरर के रूप में आपका चयन हुआ है इसमें। जी सर। तो आपके लिए तो आगे बढ़ने की ढेर सारी संभावनाएं, और संस्कृत के क्षेत्र में तो बहुत सारी संभावनाएं वैसी भी रहती हैं। जी सर, बस आशीर्वाद दीजिए, इससे धीरे धीरे उन्नति वृद्धि करते रहें। लेकिन संस्कृत में समस्या ये होती है कि विद्यालय जाने की स्थिति कम ही लोगों की हो पाती है। आप ऐसा तो नहीं करेंगे? नहीं सर, हम अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा से विद्यालय को जाएंगे। बहुत सुंदर। आपने कुछ कार्य भी किया है। जी सर, हमने अन्य संगोष्ठियों में संभाग किया है। अभी मेरी हाल ही में कुमार संभवम प्रथम सर्ग पे महाकवि कालिदास की जो पुस्तक है, उस पर हमने अपना प्रथम सर्ग पे टीका लिखी है। ठीक है, सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, संस्कृत के प्रवक्ता के रूप में आपके चयन के लिए आपका अभिनंदन। और आपके माध्यम से अन्य बालिकाएं भी संस्कृत पढ़ने के लिए अपने को तैयार करेंगी और इस फील्ड में अच्छा कार्य कर पाएंगी। देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार ने वैदिक विज्ञान केंद्र भी एक स्थापित किया है। जी सर, वहाँ की कार्यशाला सर हमने उपस्थिति उसमें की है कार्यशाला में। देखिए, संस्कृत में जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के शोध का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है वह स्कूल में या कॉलेज में अपने सामान्य पठन पाठन के कार्यक्रम के साथ संस्कृत के उन गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी लेना, उन लोगों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ या वहाँ पे जो लोग कार्य कर रहे हैं, अगर उनके साथ आप लोग सहभागी बन पाएंगे तो ये संस्कृति की भी और देश की भी बहुत बड़ी सेवा हो सकती है, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है ये। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। जी सर, धन्यवाद। और सर, हम यह भी कहना चाहते हैं कि हमने जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो चयन प्रक्रिया की गई है, वह बहुत ही पारदर्शी, भ्रष्टाचार रहित और शुचितापूर्वक की गई है, जिससे आज हम सभी लोग यहाँ सफल हो पाए हैं। और आपके मार्गदर्शन में, निर्देशन में, आपके आशीर्वाद से हमें यह प्राप्त हो रहा है। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका हृदय से प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं को भी जानकारी रखें और शिक्षक को अपने को हर फील्ड में पारंगत रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। अगला, धन्यवाद जी। वाराणसी में ही श्री लवकेश कुमार कुछ श्री लालजी डोम, इनका चयन प्रवक्ता हिंदी के पद पे हुआ है।
इनका सर बैकग्राउंड थोड़ा सा आर्थिक दृष्टि से कमजोर था, काफी विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। लौकेश जी कैसे हैं आप? सर प्रणाम सर। नमस्ते। सर मैं आपके आशीर्वाद से आप लोगों का सकुशल हूँ। आपका हिंदी प्रवक्ता के रूप में चयन हुआ है ना? जी सर, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हृदय से आभारी हूँ। कहाँ से आपने शिक्षा अर्जित की थी? सर हमारी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में पढ़ा स्नातक और शिक्षा शास्त्र में पढ़ा स्नातक की डिग्री हासिल किया हूँ। हाँ। यार हिंदी साहित्य में हुआ है, फिर उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में 4 साल पढ़ाया हूँ। उसके बाद ओम कॉलेज चल रहा है। ठीक है, अभी आपका शोध चल रहा है। जी सर। क्या विषय है शोध का? सर रामदास विश्व के कथा साहित्य में ग्राम्य जीवन का यथार्थ। बहुत सुंदर। तो ग्राम्य जीवन के बारे में आपने कभी जानने का प्रयास किया? सर मैं गांव से ही जुड़ा हुआ हूँ। मैं गांव का ही रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी किसान हैं। पहले पत्थर फोड़ते थे, फिर बाद में मशीनी युग आने के कारण धीरे धीरे उसका समापन होने लगा। किसानी में आ गए और वहीं से जुड़ा हुआ हूँ। इस कारण मैं उसी विषय को चुना भी हूँ, जो इसमें मैं अपनापन महसूस करता हूँ और उसमें मुझे कार्य करने में, पढ़ने में, शिक्षा में गुणात्मक दृष्टि से देखने में मुझे आसानी महसूस होती है। देखिए, भारत का, हमारे देश के जो ग्रामीण व्यवस्था है ना, ये दुनिया के अंदर स्वावलंबन का सबसे मजबूत आधार रहा है। आप अगर गांवों की बात करते हैं तो गांवों में एक बार देखें आप, कितनी अच्छी चीज़ें आपको गांवों में देखने को मिलती है कि एक गांव, हमारे यहाँ देखिए जातिवाद की विकृति बाद में आई है, लेकिन ये जितनी भी जातियां थी ये कर्म पे आधारित होकर के पूरी ग्रामीण व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाती थी। पैसे का लेन देन भले ही न रहा हो, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर रह करके गांव का कोई व्यक्ति खाली भी नहीं रहता था और भूखों भी नहीं सो सकता था। हर एक व्यक्ति एक दूसरे का देखभाल करता था और किसी भी प्रकार से गांवों में कोई व्यक्ति अपने को अभावग्रस्त महसूस नहीं करता था। और इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र में, गांवों में पहले प्राचीन काल में सहकारिता का ये भाव था। आप उसके दर्शन गांवों में होने वाले यज्ञों में देख सकते हैं, या गांव के लोग जब मिल करके कोई कार्यक्रम करते हैं। काशी और आसपास के क्षेत्रों में तो तुलसीदास जी ने रामलीलाओं का आयोजन की परंपरा भी डाली थी। रामलीला में सरकार कोई सहयोग नहीं करती, गांव के लोग ही चंदा इकट्ठा करते हैं, रामलीलाओं का मंचन करते हैं, कलाकार भी गांव का, और सारी चीज़ें गांव की और गांव के ही लोगों की। इन सभी चीज़ों को लेकर के या यज्ञ के आयोजन के साथ भी आप देख सकते हैं कोई सरकार सहयोग नहीं करती, लेकिन गांव का ही व्यक्ति, किसी के पास धान है, किसी के पास गेहूं है, किसी के पास दाल है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास घी है, किसी के पास बर्तन है, किसी के पास अपनी राजमिस्त्री का सहयोग कर देता है, कोई व्यक्ति कुछ घी दे देता है, कोई दूध दे देता है। सभी लोग मिल करके उसको संपन्न करते हैं और ये गांव के, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्वावलंबन का आधार बनता है। और इन चीज़ों पर हमें कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इन पर अगर आज भी हम लोग सोच पाएंगे तो गांव में, इसीलिए सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। गांव का नाऊ, गांव का धोबी, गांव का मोची, गांव का हलवाई, गांव का हर व्यक्ति गांव के उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके हुनर को मंच देने का काम सरकार को करना चाहिए था। पहले नहीं हुआ। पिछले 3 वर्षों से हम लोगों ने प्रदेश में किया। पिछले 6 वर्षों से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक कार्य होता हुआ दिखाई दिया। तो ये बड़ा कार्य है। और अगर हमारा शिक्षक इस प्रतिभा को समझ करके उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर सके। देखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी क्या है? हमारी सबसे बड़ी खामी है कि हमने शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित कर दिया है। व्यवहारिक ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं रहा। और इसका परिणाम क्या है कि एक बड़ी वैसी स्थिति पैदा हो जाती है।
शासन की नीतियों के साथ, शासन के कार्यक्रमों के साथ हम अपने विद्यालय और अपने कॉलेजेस को या विश्वविद्यालय को जोड़ ही नहीं पाते हैं। हमारे पास कोई भी एक शिक्षित नौजवान जब सामने आता है, हम उससे पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, तो कहता साहब कुछ नहीं। भाई शासन की योजना है, अगर उसको अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो उस स्टार्टअप की पॉलिसी के तहत वह व्यक्ति आवेदन करके अपने स्टार्टअप को तैयार कर सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत तो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अपनी किस्मत को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। लेकिन इन योजनाओं की कोई जानकारी उसको नहीं होती, और मुझे लगता है योग्य शिक्षक को चाहिए अपने पाठ्यक्रम की जानकारी होने के साथ साथ शासन की नीतियों और शासन के कार्यक्रमों की जानकारी होना, और फिर बच्चों को भी उसके बारे में अलग अलग प्रकार से बताने का प्रयास करना। ये काम कर देंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिन नौजवानों को हम स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में योगदान दे सकते हैं, या गांव में भी हम इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। गांव के लोगों को बता सकते हैं, मैं गांव के नाव को बता सकते हैं कि भाई आपके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान में शासन की एक योजना है, या गांव के राजमिस्त्री को, या गांव के धोबी को, गांव के नाव को, या गांव के मोची को, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को कि आप इसमें ट्रेनिंग लीजिए, स्किल डेवलप करिए, सरकार आपको सर्टिफिकेट देगी, मानदेय भी देगी, और फिर आपको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जिस दौरान आप ट्रेनिंग लेंगे उस दौरान एक निश्चित मानदेय भी सरकार देगी, बाद में टूल किट भी उपलब्ध कराएगी, फिर बैंक से लोन देने में भी योगदान देगी। आज जो व्यक्ति गांव के चौराहे पे बाल बनाने का काम करता, अगर उसी के लिए एक वहां पर सैलून की दुकान खुल जाएगी, तो अभी जो चौराहे पे नीचे बैठ करके बाल बनाने का काम कर रहा हो, वो पैसा नहीं मिलता होगा, लेकिन सैलून की दुकान खोलेगा तो हर व्यक्ति पैसा देके जाएगा, उसका सम्मान भी बढ़ेगा, वह अपने साथ एक दो अन्य लोगों को भी जोड़ सकता है। ये चीजें जो है, हमेशा इस बात खाना बदोश जिंदगी से विकास नहीं हो सकता है, एक प्लानिंग से, एक सिस्टम के साथ जोड़ करके ही हम विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, और ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है बशर्ते शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं जुड़ जाएं, और फिर हम शिक्षा को, एक शिक्षक के समय को हम केवल उतना तक सीमित न रखें कि मेरा समय 10 से 4 ही है। एक शिक्षक 24 घंटे का शिक्षक होता है, जिंदगी भर का शिक्षक होता है, और जब इस क्षेत्र में आए हैं तो पूरी ईमानदारी और पूरी तन्मयता के साथ कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो एक आदर्श शिक्षक के रूप में जनता का, समाज का सम्मान आप लोग पा पाएंगे। और मुझे लगता है, मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में और एक गरीब परिवार से जुड़े होने के बावजूद आज आपका चयन एक लेक्चरर के रूप में हो रहा है। आपका शोध का विषय भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आप बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। लवकेश जी, आपको और आपके परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। सर, मैं अपनी तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं आपने जो कहा सर, मैं उसके व्यवहारिक किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने का पूरा यथासंभव यथाशक्ति प्रयास करूंगा, और मैं अपनी क्षमताओं का पूरा योगदान बच्चों को देने में के लिए तत्पर रहूंगा। और मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। जो हम लोग की नियुक्ति चयन प्रक्रिया हुई है, यह चयन प्रक्रिया सर इतनी पारदर्शिता के साथ यदि नहीं होता तो शायद यहाँ पर मेरा चयन नामुमकिन रहता, हम जैसे विद्यार्थियों का, गरीब परिवार के लोगों का। इसलिए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभारी हूँ हम सभी परिवार की ओर से। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगला अभ्यर्थी हम लोग का है श्री अजय प्रकाश मौर्य, अयोध्या जनपद से हम लोग कनेक्ट होंगे। सर, श्री अजय प्रकाश मौर्य पुत्र श्री गुरदीन मौर्य, ये सर बहुत बहुयानी प्रतिभा के व्यक्ति हैं, जिनका चयन अभी प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के रूप में माध्यमिक शिक्षा विभाग में हुआ है। इसके पहले ये डायट के प्रवक्ता के रूप में भी चयनित हो चुके हैं, लेखपाल के पद पे भी कार्य कर चुके हैं, और इनका चयन सहायक अध्यापक विज्ञान के पद पर भी हो चुका है। अजय प्रकाश, अजय जी नमस्ते, कैसे हैं आप? तो आप तो लेखपाल की नौकरी कर चुके हैं। लेखपाल का मतलब यमराज को भी अब छकाने की क्षमता आप में आ चुकी है। तो शिक्षक के रूप में तो आपका जो है बहुत बड़ा
रोल अब आपको आगे बढ़ाना है। जी, मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन कर सकूं। चलिए, बहुत सुंदर। लेखपाल के रूप में कितने दिन काम किया आपने? सर मैंने 1 साल काम किया था। लेकिन लेखपाल के रूप में चयन होने के बाद तो व्यक्ति फिर शिक्षक बनना नहीं चाहता फिर तो। नहीं सर, मेरी प्रतिबद्धता भौतिकी विषय के साथ थी, इसलिए बहुत सुंदर। मैंने हमेशा शिक्षक था। बहुत सुंदर। नहीं, विषय तो आपका बहुत अच्छा है कि आपने भौतिकी विषय के रूप में और आज प्रवक्ता के रूप में, लेक्चरर के रूप में आज आपका जो है चयन होकर के आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है और अयोध्या जैसे जनपद में आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और वहाँ पे वहाँ के जनप्रतिनिधि श्री वेद प्रकाश जी के हाथों आज आपको वहाँ के हमारे अन्य जो विधायकगण हैं इनके हाथों आपको वहाँ पे नियुक्ति पत्र प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन आपका जो है सचमुच आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं कि डाइट के प्रवक्ता के रूप में, सहायक अध्यापक के रूप में, फिर लेखपाल के रूप में काम आपने किया। उसके बाद फिर आपने फिजिक्स के एक लेक्चरर के रूप में आज आपका चयन आज हो रहा है और आज आपने फिर इस नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके अब अपना समय लेक्चरर के रूप में ही लगाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए, ठीक है ना? जी सर, मैं ये पूरी तरह से कोशिश करूंगा। सर मैं 3 शब्द कहना चाहूंगा इस प्रक्रिया के बारे में। हाँ। ये प्रक्रिया बहुत ही त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी रही है। देखिए, यही स्थिति होती है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की छवि इससे पहले भी लोगों ने देखी थी और उस समय क्या कुछ नहीं होता था। अरे आपका तो डाइट के प्रवक्ता के रूप में, लेखपाल के रूप में और सहायक अध्यापक के रूप में चयन हो चुका था, तो आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन उन गरीब छात्रों को पूछिए जिन बेचारों ने नौकरी के लिए, जिनके माँ बाप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने पूरे जीवन भर की कमाई उन पर लगाने का प्रयास किया, अपने स्वयं की सुविधा की चिंता किए बगैर अपने बच्चों की पढ़ाई में अपना पैसा खर्च किया, लेकिन उनके समय में, पिछली सरकारों के समय में नौकरी आती नहीं थी और आती थी तो उसके साथ तमाम प्रकार के ताम झाम लेकर के आती थी और उसके बाद किसी भी योग्य और गरीब बच्चे का चयन नहीं हो पाता था। आज इतने पारदर्शी तरीके से लोक सेवा आयोग काम कर रहा है और त्वरित गति से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि जनता ने उस प्रकार के जनप्रतिनिधि चुने हैं और उस प्रकार के जनता ने जब जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे, उन जनप्रतिनिधियों ने उस प्रकार की सरकार बनाई है जो सही ढंग से काम कर सकती हो, रिजल्ट दे सकती हो। और उसका परिणाम है कि आपको भी देखो कितने, यानी कहाँ से चयन की प्रक्रिया के साथ आप जोड़ रहे हैं। लेकिन आपने हमारा एक लेखपाल कम कर दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में अपने को साबित कर पाएंगे। और खासतौर पर फिजिक्स जैसे विषय को लेकर के आपने एक प्रवक्ता के रूप में आपका चयन हुआ है। अयोध्या जनपद के छात्र अवश्य आपकी प्रतिभा और आपकी जो है योग्यता का लाभ लेंगे। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को मेरी बहुत बहुत बधाई। सर, अब हमारे पास 6 अभ्यर्थी यहाँ पे इस कक्ष में मौजूद हैं सर, जिनको भौतिक रूप से सर या तो अंत में इसको कर दिया जाए बोल करके, क्योंकि और भी जनपदों में ये होना है ना। तो अनुरोध है सर कि अपने आशीर्वाद से सर हम लोग को लाभान्वित करें। उत्तर प्रदेश के अंदर शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विभाग की राज्य मंत्री और वह भी अध्यापक ही रही है श्रीमती गुलाब देवी जी, विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती आराधना शुक्ला जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज के इस
नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे मेरे सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसद और माननीय विधायकगण, नवचयनित प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के लिए प्रवक्ता और सहायक अध्यापकगण, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले 436 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के चयन की इस प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र वितरण के लिए प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्रीमती गुलाब देवी जी और विभाग के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को हृदय से मैं बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है जब मैं बातचीत कर रहा था प्रदेश के नवचयनित प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों से, उनके आत्मबल को देखकर, उनके आत्मविश्वास को देख करके, और स्वाभाविक रूप से आत्मबल और एक आत्मविश्वास हमारे लिए, प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारा प्रयास रहा है इसलिए 3.25 वर्ष के दौरान आज हमारी सरकार को 3 वर्ष 10 माह का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 3 वर्ष 10 महीनों के इस कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार का पूरा प्रयास रहा है कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवाया जाए। इसमें किसी के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। योग्यता और प्रतिभा को सम्मान देंगे। आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए समाज के वंचित तबकों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर योगदान देंगे और खासतौर पर शासन के एजेंडे में गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, इन सब को ध्यान में रख करके हम शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 19 मार्च को हमारी सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा और 4 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होते होते हम 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे सकेंगे। यानी अब तक हम 3,75,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। ऐसे ही नियुक्ति पत्र उनको उपलब्ध करा चुके हैं और शेष प्रक्रिया में है। लगातार इस कार्य को हम, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों ही सहायक अध्यापकों की 3,300 से अधिक पदों पे नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम हमने इसी प्रकार के एक समारोह में किया था। इससे पहले 69,000 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया को पूरा किया था। उससे पहले 54,000 की प्रक्रिया को पूरा किया था। यानी ये लगातार चल रहा है। 1,37,000 से अधिक हम लोगों ने पुलिस के भर्तियां संपन्न की थी और इस पूरी प्रक्रिया में आप देख रहे होंगे कि लगभग 3.25 लाख से अधिक नियुक्ति सरकारी नौकरियों की निकली। भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई, किसी को भी उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है। चयन की प्रक्रिया में कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता। चयन की प्रक्रिया के बारे में कहां पेपर बन रहा है, कितने पेपर के सेट होने हैं, कहां कहां कौन पेपर जा रहा है, कहां कहां सेंटर बनने हैं, हमें इससे कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती। ये जानकारी परीक्षा नियंत्रक के पास होगी और गोपनीय होगी और अगर कहीं भी गोपनीयता भंग होती है तो फिर वहां पे कठोरतम कार्रवाई होती है। कठोरतम कार्रवाई लोक सेवा आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, बेसिक शिक्षा परिषद रहा हो या उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड रहा हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या कोई भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, सभी जगह उसी पारदर्शी तरीके से जहां हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं वहीं निजी क्षेत्र में भी ढेर सारी संभावनाओं को हमने आगे बढ़ाया है। यानी निजी क्षेत्र में भी अगर हम देखेंगे तो 15 लाख से अधिक नौजवानों को तो हमने सीधे नौकरी दी है। 1.5 करोड़ नौजवानों को हमने
रोजगार के साथ जोड़ा है। इसी प्रकार से करोड़ों नौजवानों को स्वतः रोजगार की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और ये जो मिशन रोजगार का अभियान प्रदेश के अंदर है, आज की ये प्रक्रिया 436 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के चयन का जो एक कार्यक्रम और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है, ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो पिछले 3.25 वर्षों से लगातार प्रदेश के अंदर चल रहा है। मैं आप सभी जितने भी हमारे आज प्रवक्ता और सहायक अध्यापकगण चयनित हुए हैं, मेरा उन सब से अपील होगा कि देखिए, सीखने की भी कोई सीमा नहीं होती है और आप इसको कोई भी व्यक्ति अपने को ये नहीं मान सकता कि मैं अपने फील्ड में पारंगत हूं। हर व्यक्ति को हर एक घटना से और अपने हर एक दिन की प्रत्येक गतिविधि से कुछ न कुछ सीख मिलती है। एक विराट क्षेत्र है और आपने इस विराट क्षेत्र में प्रवेश किया है। एक शिक्षक को अपने पाठ्यक्रम में पारंगत तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ उसको देश समाज की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी से अपने आप को भरपूर करना होगा। एकांकी नहीं बनना होगा। अपने को सामाजिक जीवन से या राष्ट्रीय जीवन से आप काट करके एक सुयोग्य नागरिक देने की प्रक्रिया का पार्ट नहीं बना सकते। हमारे शिक्षण संस्थानों की स्थिति वैसे ही होनी चाहिए जो संस्कारवान छात्र छात्राओं को तो वहां से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर ही सकें, लेकिन एक छात्र छात्रा के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान भी दे सकें। दुनिया के अंदर जितने अच्छे संस्थान हैं, उन लोगों ने टेक्नोलॉजी को भी अपनाया है और वहां का एक एक शिक्षक पार्ट टाइम जॉब नहीं करता है। भले ही आपकी तरह उसको स्थायी नियुक्ति पत्र न मिलती हो, वह कॉन्ट्रैक्ट पर ही 3 या 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम करता होगा, लेकिन जिस दौरान काम कर रहा है उस दौरान 24 घंटे की ड्यूटी करता है। ये 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की ड्यूटी नहीं, 24 घंटे के लिए अपने को उपलब्ध रखता है और हर एक जिज्ञासा के प्रति, छात्र छात्रा की उस जिज्ञासा के प्रति जागरूक रहता है। अगर हमारे शिक्षक भी इस दिशा में अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, बहुत बड़ा कार्य आप कर पाएंगे। देखिए, आप लोगों को नियुक्ति पत्र ऐसे समय में मिल रहा है जब लगभग 34 वर्ष के बाद ये देश एक नई शिक्षा नीति को लेकर के आगे आया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश को 34 वर्षों के बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को दुनिया के अंदर ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, बशर्ते ये नई शिक्षा नीति केवल सरकार की योजना न बन जाए, बल्कि इसके साथ हमारे शिक्षकों को जोड़ना पड़ेगा, हर एक विद्यालय को जोड़ना पड़ेगा। और अच्छा होगा जो 436 नए शिक्षक आज चयन की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, अपने विद्यालय ज्वाइन करने के साथ पहले उस ड्राफ्ट को, नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट का एक बार अध्ययन कर लें और फिर आप जब उस विद्यालय में जाएं तो वहां के प्रधानाचार्य से कहें कि साहब, अब मैं उसका एक पार्ट बनना चाहता हूं जो यहां पे नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट पर अध्ययन करने के लिए आपने विद्यालय में बनाई है। अगर नहीं बनाई है तो उस विद्यालय में बनाइए। कैसे आप 21-22 में उस ड्राफ्ट को के अनुसार अपने विद्यालय को जोड़ पाएंगे। आप देखना, व्यापक चेंज देखने को मिलेगा। अब शिक्षा केवल सैद्धांतिक पाठ्यक्रम का माध्यम नहीं बनेगी, व्यवहारिक ज्ञान का माध्यम भी बनेगी और इसको जोड़ने के लिए आपका उस ड्राफ्ट का अध्ययन होना आपका बहुत आवश्यक है। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में एक नए सिरे से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अगर आप सभी इस पर कार्य कर पाएंगे तो बहुत बड़ा कार्य ये हो सकता है। मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा
कि हमारा काम केवल पठन पाठन का ही नहीं होना चाहिए, सरकार की एक एक नीति और कार्यक्रम की जानकारी भी हर एक शिक्षक को होनी चाहिए। आयुष्मान भारत की योजना क्या है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्यक्रम क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना क्या है, हमारी तमाम वेलफेयर की स्कीम चल रही हैं, समाज कल्याण विभाग से जुड़ी हुई तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब छात्रों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, स्कॉलरशिप की स्कीम है या और भी तमाम प्रकार की स्कीम है, या रोजगार और स्वावलंबन से जुड़े हुए कार्यक्रमों के साथ ही आप देखेंगे स्टार्टअप की योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, स्टेट की भी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी लागू की है। हर एक जनपद के स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान हमारा हो सकता है और उसमें नए स्टार्टअप स्थापित करने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। पढ़ा लिखा नौजवान है, स्वयं का कारोबार करना चाहता है, हम उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, उसको वहां तक पहुंचाने का योगदान दें, लेकिन ये तभी जब हम शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी रखते हों और हमें अपने विद्यालयों में इसके बारे में कार्य करना होगा। दूसरा, देखिए यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। 4 फरवरी 21 से 4 फरवरी 22 तक चोरी चोरा के ऐतिहासिक घटना के 100 वर्ष के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आयोजित होंगे। घटना चोरी चोरा में हुई होगी, लेकिन चोरी चोरा की घटना को ध्यान में रख करके हर एक शहीद स्मारक पर हर एक विद्यालय में भी कार्यक्रम होने हैं। आप लोगों से मेरी अपील होगी कि अपने अपने विद्यालयों में भी इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ें। राष्ट्रभक्ति के गीत हो सकते हैं, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए आपके जनपद की घटना को लेकर के वहाँ पे चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन आप कर सकते हैं, पोस्टर प्रतियोगिता का, निबंध लेखन का, डिबेट का, ये सभी आयोजन वहाँ पे विद्यालय स्तर पर हो सकते हैं। ये सभी कार्यक्रम वहाँ पे आपके द्वारा किए जा सकते हैं। दूसरा, 15 अगस्त 2021 से लेके 15 अगस्त 2022 तक देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष भी पूरे होने जा रहे हैं और 75 वर्षों की हमारी जो ये यात्रा रही है, इस यात्रा पर भी व्यापक कार्यक्रम बनने जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के साथ हम अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं, हर विद्यालय हर संस्था अपने आप को कैसे जोड़ सकती है। ये 436 शिक्षक तो अलग अलग विद्यालयों में जाएंगे, 436 विद्यालयों में तो यही लोग मैसेज लेके जा सकते हैं कि विद्यालय की भी कमेटी होनी चाहिए, विद्यालय में भी स्वाधीनता दिवस से जुड़े हुए कार्यक्रम होने चाहिए, राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम होने चाहिए, क्रांतिकारियों के प्रति, बलिदानियों के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। और फिर हम उस परिप्रेक्ष्य में क्या कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, इस दिशा से हमें अपने आप को तैयार करना होगा। ये कार्यक्रमों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया एक रचनात्मकता को विद्यालय का केंद्र बना करके विद्यालय की गतिविधियों में आप व्यापक बदलाव ला सकते हैं। आपने देखा होगा, जब आप देश की स्वाधीनता के आंदोलन को देखते हैं तो आंदोलन में गति पकड़ी थी जब गांधी जी ने स्वदेशी को माध्यम बनाया। स्वदेशी का, ग्राम स्वराज का और स्वच्छता का, ये 3 आधार बहुत महत्वपूर्ण हैं। याद रखना, स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वच्छता, इन 3 आधारों पर हमारी पूरी की पूरी स्वाधीनता आंदोलन की नींव रखी गई है। अब इन 3 आधारों को लेकर के हम आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत काम कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि इसको लेकर के अभी से नए प्रयास प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है। चाहे वह चोरी चोरा की घटना को लेकर हर एक जगह, जो लखनऊ से जुड़े हुए लोग हैं, काकोरी को लेकर के भी कार्यक्रम कर सकते हैं। काकोरी की घटना के दिन पे एक अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए, या फिर अलग अलग स्थानों पर प्रदेश के अंदर हर जनपद में कोई ना कोई शहीद स्मारक है, वहाँ पे सभी जगह कार्यक्रम होंगे। विद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर, हर एक स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, उसकी रूपरेखा भी से तैयार होनी चाहिए। हम प्रशासन के साथ बैठेंगे, शिक्षा विभाग के साथ हम बैठने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज ये चयन की प्रक्रिया के साथ नए शिक्षक आए हैं, इन सभी से मुझे अपील है कि ये इसके साथ जुड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपका एक शिक्षक के रूप में
अपने इस नए फील्ड में कार्य करने का आपका एक नया अनुभव होगा और आपको नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए कार्य करने का भी एक नए अनुभव के साथ एक नया उमंग और नया उत्साह आपका देख करके अन्य लोग प्रेरित होंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से जितने भी हमारे शिक्षक आज चयनित हुए हैं 436 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं। हम लोगों ने प्रयास किया है कि प्रदेश के अंदर जिन विद्यालयों में अभी तक शिक्षक नहीं पहुंच पाए हैं वहां पर हम लोग निश्चित मानदेय पर शिक्षक रख करके वहां पे बच्चों के लिए उनके पठन पाठन में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस न हो, इसके लिए उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन ये 436 नए शिक्षक आने से काफ़ी बड़ी समस्या का समाधान होगा और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम लोग आने वाले समय में और बेहतर करने का प्रयास कर पाएंगे। एक बार फिर से 436 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। 9 चयनित शिक्षकों को हृदय से बधाई देते हुए उनके सभी परिवारजनों के प्रति, उन सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर। आपके द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन और निर्देश आदेश का सभी हम लोग पालन करेंगे सर। आप ही की प्रेरणा से ये सब कार्यक्रम तक हम लोग अब पहुंच पाए हैं। इसमें सर ये बस बताना चाहेंगे कि हम लोग ने 2018 में 10,768 पदों का अध्यापन भेजा था लोक सेवा आयोग में। अभी हमारे पास 3,455 पदों पर परिणाम घोषित हो गया है। लगभग 7,000 पदों का परिणाम अभी घोषित होगा, जिसका अब अगले आगामी महीनों में हम लोग पुनः आपसे अनुरोध करेंगे इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए। मैं सर अनुरोध करूंगी, आज हमारे पास 6 अभ्यर्थी हैं जो हम लोग के साथ मौजूद हैं इस कक्ष में और उनका नियुक्ति पत्र हम लोग ने निकलवा लिया सर। आपके कमरों से अगर उनको नियुक्ति पत्र वितरित हो जाएगा सर तो सभी के लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण होगा। गुलाब देवी जी आप आइए। सब थोड़ा पीछे आ जाएंगे तो लोग आएंगे और गुलाब देवी जी और पीछे आ जाइए। आप नाम बोलते जाइए। सर्वप्रथम भैया प्रियंका सिंह नागरिक शास्त्र के पद पर आइए। प्रवक्ता के रूप में चयनित हुई है। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। बहुत सुंदर। पढ़ना पड़ेगा। चित्रकूट में है, मानिकपुर चित्रकूट। चले जाएंगे वहाँ? आप थोड़ा पीछे हट जाएं। चलिए बधाई आपको, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। अगला सर अगले अभ्यर्थी हैं अनिल कुमार, अर्थशास्त्र के पद पर प्रवक्ता के पद पर चयनित हुए। राजकीय इंटर कॉलेज रमुआपुर बहराइच में हुआ है आपका। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखनऊ के लिए। चले जाएंगे वहाँ? हैं? रहेंगे वहाँ? ऐसा तो नहीं सुबह जा रहे हैं दोपहर तक पहुँच रहे हैं फिर चल के वापस आ रहे हैं? सीतापुर में पढ़ा भी रहे हैं सर, एडवर्ड कॉलेज में। बहुत सुंदर, बधाई। ये वायुसेना में रहे हैं सर, 20 साल वायुसेना में कार्य किया है उन्होंने सर। तीसरे अभ्यर्थी हैं शेख मोहम्मद अफसर, वाणिज्य के प्रवक्ता के पद पर चयनित हुए हैं। आओ जी। कहाँ घर है आपका? प्रयागराज के रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। आजमगढ़ में आपका हुआ है हैं? पढ़ाएंगे वहाँ? जी जरूर। कायदे से पढ़वाइए, ठीक है ना? जी। कॉमर्स के शिक्षक हुए हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं भैया कॉमर्स के इसमें, ठीक है? बहुत सुंदर। फोटो ठीक नहीं आइए दिनेश जी। अगली अभ्यर्थी हैं रेखा यादव जी, इतिहास के प्रवक्ता के पद पर। आइए रेखा जी, आपका अभिनंदन। आइए, कहाँ घर है आपका? अम्बेडकर नगर से हैं आप? इसको पकड़ सकती हैं? एक हाथ से कोई बात नहीं, इससे पकड़ लीजिए। तो वहाँ पे आपका चयन कहाँ? अम्बेडकर नगर में ही हुआ है आपका तो, हैं? तो वहाँ पढ़ाएंगी ना? बहुत सुंदर, बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। गुलाब देवी जी आप पकड़ के लेंगे। इस चयन की प्रक्रिया में सर हम लोगों ने दिव्यांगजनों को प्रथम वरीयता दी। हाँ, ठीक किया सर अगली हमारे अभ्यर्थी हैं डॉक्टर भाग्यवानी तिवारी जी, संस्कृत प्रवक्ता के पद पर इनका चयन हुआ है। आपका चंदौली में हुआ है,
आप कहाँ यहाँ से जो है भदोही के रहने वाली हैं? ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। वहाँ रह करके पढ़ाएंगे ना? बहुत सुंदर, बधाई, अभिनंदन। हमारी नेक्स्ट अभ्यर्थी हैं वंदना जायसवाल जी। कला के सहायक अध्यापक के रूप में इनका चयन हुआ है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मेरा जन्म स्थान तो चौरी चौरा है, मैं देवरिया की रहने वाली हूँ। गोरखपुर के रहने वाले हैं आप? जी। आपका तो नहीं सिफारिश के लिए तो नहीं आएंगे ना? नहीं सर। बधाई आपको। आप भी पास आएंगे। ग्रुप फोटो आप दो लोग इधर आए, 2-3 लोग इधर आ जाइए। आ जाओ, आ जाओ। दो मैम विभाग वाले पहले इनका हो जाना। इन्होंने वंदना जायसवाल जी ने आपके लिए एक चित्र हाँ, बनाया हाँ। है, तो पोर्ट्रेट बनाया है। गोरखपुर की रहने वाली है। इसको रहने दो, ये नहीं आ पाएगा इतना। कोई बात नहीं, कोई बात, पकड़ दे, टैक्स लो, कोई बात एक आ जाएगा आगे वाला। एक बहुत और ठीक है, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, पीछे नहीं इधर आ जाइए। आ गए ना? आ गया सभी लोगों का? चले, बधाई। सर एक विभाग के लोग भी सर आप चलो जल्दी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, चलो आप लोग। हाँ, कोई बात नहीं, निकल जाता है। और लोग भी आना चाहिए तो बच्चे LIC NIC वाले सभी, तो इनका बहुत योगदान रहा है NIC जब काम करना चाहता है तो बहुत अच्छा करता है, तो मना कीजिए। हो गया, चलिए, बहुत सुंदर, बधाई, धन्यवाद जी। वंदना ये दे दीजिए वंदना। नमस्ते। कला की अध्यापिका है ये। बहुत सुंदर, ये रख दीजिए। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं।